अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज इंशाल्लाह रहमान इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये यंग एक साइंटिस्ट है, ये देखें, थॉमस यंग। इसकी पैदाइश है 1773 और 1829 डिड हीज डबल एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसकी ये पैदाइश है, ये इसकी वफ़ात है, और इसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1801 में। यानी कि 1801 में इसने अपना एक्सपेरिमेंट पेश किया था, जिसकी वजह से, चूँकि इसका नाम था थॉमस यंग, जिसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसकी इसी के नाम की बन गया नाम यंग डबल एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें डबल स्लिट है। ओके, सिंगल स्लिट वाला तो हम पहले ही स्टडी कर चुके होते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशली ये क्या है कि इसे डबल स्लिट होता है। और ओके, ये जो था ना, हाइगन थ्योरी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो कि हाइगन थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कस करता है। ओके, तो ये डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम मुझे से अच्छी नहीं बनी है, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो उम्मीद है आप लोगों से अच्छी बन जाएगी। तो पहले ये देखा हमारे पास ये एक स्लिट है, ये वाली एक स्लिट है। और ये एक फर्स्ट, ये मैं सपोज कर लूँ, हमारे पास ये फर्स्ट स्क्रीन है ये हमारे पास। ओके, ये हमारे पास सेकंड स्क्रीन है, इसको हम सेकंड स्क्रीन का नाम दे रहे हैं, और इसको हम थर्ड स्क्रीन का नाम दे रहे हैं। ओके हो गया। पहली स्क्रीन में हमारे पास वन स्लिट है, और दूसरी स्क्रीन में हमारे पास दो स्लिट्स हैं। ओके, इसको हम दे रहे हैं, सपोज नाम दे रहे हैं इसको हम स्लिट वन का नाम दे दें, और इसको स्लिट टू का नाम दे दें। ओके, तो अगर आप आगे चलते हैं, थ्योरी के साथ साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ही यूज द टेक्निक ऑफ पासिंग अ लाइट वेव फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स थ्रू टू नैरो ओपनिंग और स्लिट्स। हम स्लिट्स जो है ना, ये हमारे पास ये स्लिट्स, इसको हम ओपनिंग्स भी कह सकते हैं, नैरो ओपनिंग्स। ओके, इसके दो नाम है, एक स्लिट्स है और एक नैरो ओपनिंग्स है। ओके, जो मेन वर्ड है वो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यानी कि जो हम लाइट इस सोर्स में से गुजारेंगे वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही सोर्स होना चाहिए। ये ना हो कि इस ओपनिंग से, यानी कि इस स्लिट से दो सोर्स की जो है ना वेवलेंथ या लाइट गुजर रही हो, या थ्री की, बल्कि मोनोक्रोमेटिक एक सोर्स की होनी चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सब कुछ सेम होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन है। अगर हमारे पास इधर सोर्स डिफरेंट होगा तो हमारे पास ये प्रोसेस नहीं है। ओके, सपोज कर हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ये हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट देखें, द स्लिट विथ मस्ट बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये मैंने बता दिया कि जो हमारे पास स्लिट की विड्थ होगी वो आने वाली लाइट की वेव के ऑर्डर के इक्वल होगी। अगर आने वाली वेव की लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो हमारे पास प्रोसेस ये नहीं होगा। इसलिए जो हमारे पास स्लिट की विड्थ होती हैं उसकी जो वो इक्वल होनी चाहिए आने वाली लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर के इक्वल। ओके, अब ये देखें, आगे ये थ्योरी है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, हम इधर से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी, वेव्स, लाइट गुजार इस स्लिट्स में से। जब इस स्लिट्स में लाइट गुजरी तो वो इस तरह बेंड हो गई, यानी कि डिफ्रैक्शन हो गया इधर। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है, डिफ्रैक्शन होती है। तो यहाँ जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो जब यही लाइट को हम आगे, अब इसी लाइट को, यानी वेव्स को, इसी वेव्स को जब हम वेव्स के आगे सेकंड स्क्रीन रख देंगे जो कि जिसमें दो स्लिट्स हैं या दो नैरो ओपनिंग हैं, तो जब यही वेव्स इनमें से गुजरेंगी तो यहाँ हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा। ओके, अब इसको हम आगे देखते हैं। ये देखें, थ्योरी को देखते हैं। अ ट्रेन ऑफ प्लेन वेव्स इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट। सपोज करें हमने जो है एक लाइट का सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स में से लाइट उस पर पहली स्क्रीन पर जो पहला स्लिट उस पर इंसिडेंट कर दी। ओके,
The light on passing through the slits spread out due to diffraction. These slits behave as a point sources emitting spherical wavelets called Huygens wavelets. These slits behave as a point sources emitting spherical wavelets called Huygens wavelets. अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये स्लिट्स हैं, नैरो ओपनिंग्स हैं, अब एज ए जब इसमें से जो वेव्स हैं क्योंकि लाइट गुजरेगी इनमें से या इनमें इसमें से, तो ये एज अ पॉइंट सोर्स से बिहेव करेंगे ये स्लिट्स। पॉइंट सोर्स यानी कि ये स्फेरिकल, जो ये देखें ना स्फेरिकल, ये स्फेरिकल एक ही शेप में, एक ही फ्रीक्वेंसी में, एक एम्पलीट्यूड में ये आगे वेव्स स्प्रेड कर रही हैं। ये भी ओपनिंग, ये भी दोनों ओपनिंग, यानी कि दोनों स्लिट्स। ओके, दी स्मॉल स्फेरिकल वेव्स आर वेवलेट ओवर। अच्छा, जो हमारे पास स्फेरिकल वेवलेट्स खारिज हो रही, इमिट हो रही है, उसको हम हाइगन वेवलेट्स कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन भी आ सकती है। आगे है, दी स्मॉल स्फेरिकल वेव्स आर वेवलेट्स ओवरलैप एंड इंटरफेयर वेयर दे स्ट्राइक द स्क्रीन। टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस वी assume that the distance d capital D between the slits and the screen is large compared with slit separation d। अब इसका क्या मतलब है कि जब इसमें से हम स्फेरिकल वेव्स की शक्ल में इसमें स्लिट वन स्लिट टू में से वेव्स गुजरी तो आपस में टकराएंगे। आपस में टकराने के बाद इसमें दो प्रेसेस होंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा, क्रिएट होगा, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब क्रिएट होगा जब क्रस्ट क्रस्ट से मिले या ट्रफ ट्रफ से मिले, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब उस वक्त क्रिएट होगा, उस वक्त पैदा होगा जब क्रस्ट ट्रफ से मिले या ट्रफ क्रस्ट से मिले। ओके, तो ये देखें मैंने छोटी कोशिश तो की है। ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास क्रस्ट 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 मिल रहे हैं, यानी कि ये देखें आते आते ये इधर बनना था, ये इधर, यानी कि इसके दरमियान ये देखें हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इधर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पीछे देखे सब से क्या आती है, ये इधर या तो क्रस्ट क्रस्ट से मिला या ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है। ओके, तो हमारे पास इस पॉइंट पर जो होगा ना हमारे पास, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो जाएगा। आगे हम इसको मज़ीद देखते हैं। आगे देखें, ऑन द स्क्रीन वी सी अ सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क बैंड कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कोरस्पेंडिंग टू मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब इसको फिर देखते हैं कि जब क्रस्ट क्रस्ट या टफ टफ से मिलकर स्क्रीन पर शो होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, और जब क्रस्ट ट्रफ से ट्रफ क्रस्ट मिलकर हमारे पास कोई स्क्रीन पर कोई भी शो करेगा तो वो हमारे पास ट्रफ होगा। हमारे पास क्या होगा, वो ट्रफ होगा। सपोज करें हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना हुआ है। ओके हो गया। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ये देखिए इंटेंसिटी है ये, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। ओके हो गया। अब ये हमारा पेज ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखें, ये इधर मैंने बना हुआ है, देखिए ये मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास। ओके, ये वाले, और बाकी जो हमारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ओके, अब देखें कि इसमें एक नया रुख हम यूज़ करने लगे टू एनालाइज इंटरफेरेंस पैटर्न के। इंटरफेरेंस को हम पैटर्न को शो करने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरक्टिव को देखने के लिए we consider waveform each slit that combine at arbitrary point p on the screen। हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि ये हमारे पास पॉइंट पी है, इधर हमारे पास पॉइंट पी है। ये हम सपोज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि हमारे पास स्लिट वन से स्लिट टू में से हमारे पास जो है ये इसमें जो हमारे पास जो ये है ना, ये वाली, ये एक्चुअली हमारे पास इस तरह जाती है। हमारे पास इस तरह, ये देखें ऐसे, इधर हमने स्क्रीन रखी हुई है, तो स्लिट टू में से भी जो हमारे पास जाएगी वो ऐसे ही जाएगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव से ये डिस्ट्रक्टिव और ये फिर डिस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव है। यानी कि ये हमारे पास क्रस्कट्स है, ये मेरे पास ट्रफ ट्रफ है। ओके हो गया। अब यहाँ जो इस पॉइंट पर हमारे पास जो होगा ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो हमारे पास आ रही हैं वेव्स दोनों स्लिट्स में से वो जो ये ट्रफ है ना नीचे वाली साइड पर, ट्रफ ट्रफ आपस में मिल गए हैं। जब ट्रफ ट्रफ से या क्रस्ट से मिले तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इधर ही हमारे पास जो ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो जाएगा। इस पॉइंट को हम पी कह रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट पी है। ओके हो गया, गुड हो गया। अब सपोज करें हमारे पास सेकंड स्क्रीन से थर्ड स्क्रीन तक में डिस्टेंस है जिसको हमने कैपिटल डी से शो किया हुआ है, और ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम सी से शो कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट पी तक जो हमारे डिस्टेंस वो हमारे पास वाई है। ओके, द पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस r1 r2 फ्रॉम द नैरो स्लिट्स s1 एंड s2 रिस्पेक्टिवली। कि देखें हमारे पास ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा फासला है वो है r1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा फासला है वो है r2 यानी डिस्टेंस। ओके, आगे देखें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दी s1p एंड s2p then constructive occurs, and if are not, if the distance between the s1p s2p are equal या is equal, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन s1p और s2p के दरमियान डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि जो हम दूसरे अल्फाज में इक्वल डिस्टेंस का मतलब है पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है वो ज़ीरो है, देन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स, यानी कि वो तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा। और अगर हमारे पास s1p और s2p का जो फासला डिस्टेंस इक्वली नहीं है तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा। ये देखिए इजी एग्जांपल दी हुई है इधर, ये हमारे पास s1 और p के दरमियान फासला क्या है r1 है, और s2 और p के दरमियान फासला क्या है ये r2 है। तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास फासला है वो एक इक्वल नहीं है। हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल हम इधर लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास स्लिट है, ये हमारे पास स्क्रीन है। ओके, सपोज करते हैं हमारे पास इसको हम स्क्रीन से सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये है और एक ये है। ओके हो गया। तो जब इसमें हम मोनोक्रोमेटिक वेव्स हम इसमें से निकालेंगे तो सपोज करें हमारे पास वो इधर आकर मिल रही है आपस में, तो अब इधर में आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो जाएगा। अब इसका यहाँ तक का फासला सेम है, इसलिए इधर हमारे पास जो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये दो स्लिट्स हैं, इधर में हमारे पास हमने इधर लाइट दी है कौन से मोनोक्रोमेटिक सोर्स में से, तो इसका इधर से फासला, इसका इधर से फासला, इसको हम सपोज कर रहे हैं x1 फासला और x2 फासला है, x1 इज इक्वल टू x2 है। तब हमारे पास जो है ना हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, या कि जिससे हम दूसरे अल्फाज में पाथ डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो है, पाथ डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो है इधर। ओके, अब इधर देखें, अब आप लोगों के इधर दिमाग मैं क्वेश्चन आ सकता है जहन में कि इधर हमारे डिस्टेंस सेम तो है नहीं। अच्छा, वो इसका जवाब मैं आगे देता हूँ, चलो इधर दे देता हूँ मैं। देखें, जब हमारे पास एक पूरी वेवलेंथ यानी कि क्रस्ट और ट्रफ का फासला, या दो क्रस्ट दो ट्रफ का फासला भी सेम हो तो तब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। इसको मैं आगे बताता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। जब हमारा डिस्टेंस S1 स्लिट से S2 स्लिट से लेकर जो हमारे पास अकरिंग वाला पॉइंट P होगा उधर तक फासला अगर सेम है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, और अगर हमारे पास फासला इक्वल नहीं है या पार्ट डिफरेंस कुछ ना कुछ है तो उस वक्त में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। अब देखें हमारे पास मैक्सिमा, इसमें आप लोगों को सही समझ आ जाएगी, उम्मीद है आप लोगों को, कि देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू
S2B ओवर S1 S2। ओके, अब ये नई चीज़ इसमें भी आ गई है। देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू S2B ओवर S1 S2। इसका क्या मतलब है, ये कहाँ से इक्वेशन लिया हमने? ये देखें, सपोज करें, ये देखें हमारे पास जो डायग्राम है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थीटा है, ये देखें। ओके, इसमें से हमने जो है ना वो साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे पास ये ऐसे है, तो इसका जो सामने वाला क्या है, हम साइन थीटा निकालना चाह रहे हैं। साइन थीटा निकालने के लिए क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस हाइपोटेनियस। इसमें से हाइपोटेनियस क्या है, S1 और S2, ये मेरे पास लाइन है, ये वाली लाइन है, इधर से लेकर इधर तक जी जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। और इधर हमारे पास जो है परपेंडिकुलर, वो क्या है, S2B। ये हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है, इसको हम B से शो कर रहे हैं, ये मेरे पास B लाइन है। ओके, ये हमारे पास इधर से लेकर इधर तक है, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। ओके, इसलिए इधर से हम साइन की वैल्यू निकाल ली, जो कि S2B ओवर S1 S2। जिस तरह हम जानते हैं कि S1 S2 क्या है, इधर ये हमारे पास D है, ये देखें, ये देखें, S1 और S2 की हमारे पास ये D है। ओके, इसलिए इधर हमने S1 S2 की जगह D लिखा, और इसको इधर ले गए, इसको इधर ले यानी कि ओके, इसको हम इधर ले गए, तो ये जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इसकी जगह हमने D लिख दिया। अब S2B क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअली पाथ डिफरेंस है, S2B S2B, ये मेरे पास पाथ डिफरेंस है, इधर से लेकर इधर तक हमारे पास पाथ डिफरेंस है, कि पाथ डिफरेंस 0 है, मैक्सिमम है, लो है, कितना है। ओके, तो इधर से हमारे पास पाथ डिफरेंस है, तो साइन थीटा जगह हम टैन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह टैन थीटा लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, ये अलग से, चलिए मैं छोटा है आपको ये हिंट दे देता हूँ। इधर ये देखा हमारे पास साइन थीटा की जगह हम टैन थीटा लिख सकते हैं। ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह है, इस तरह है, ऐसे है ना हमारे पास, ये देखें। ओके, तो हमारे पास इधर हम निकाल लें, अल्लाह भला करे आप लोगों का, टैन निकालें पहले। टैन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके हो गया। अब यहाँ से देखें कि अगर ये हमारे पास जो वैल्यू है ये थीटा की, ये बहुत ही इस्तेमाल है। जिस तरह हम जानते हैं कि साइन थीटा अगर ये बहुत वैल्यू हो तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली थीटा कह सकते हैं। ओके, तो इसकी साइन जो ये थीटा है हमारे पास, इसकी वैल्यू बहुत लो है। जिस तरह हम जानते हैं कॉज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये तो वैसे का और ये साइन थीटा वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो इसलिए हम इधर कह देंगे, तो हमारे कॉज 1 है, ये इधर 1 ही रहेगा। 1 का क्या होता, कुछ नहीं होता, तो इसको हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन थीटा अगर हमारे पास से बहुत संभाल है, तो इसको हम साइन थीटा की इक्वल लिख सकते हैं, और इसको हम इसकी इक्वल लिख सकते हैं। इधर हमने ये देखा हमारे पास जो थीटा ये बहुत संभाल है, इसको हमने साइन थीटा लिखा। और कॉज थीटा, अगर थीटा बहुत लो है तो कॉज थीटा बहुत लो, तो हमारे पास क्या होता है, कॉज यानी कि 0 हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, तो इधर यही हमने इधर बात बयान की हुई है। ओके, अब टैन थीटा किसकी इक्वल है, इधर देखो हमारे पास टैन थीटा, हमारे पास टैन किसकी होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वाई है, और बेस क्या है हमारे पास, डी है। ओके हो गया। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि आप इसकी हेडिंग को इधर रहने दें, ये हेडिंग आप इधर ही हेडिंग लिखें कि फॉर मैक्सिमा। ओके, फॉर मैक्सिमा। अब पार्ट डिफरेंस है हमारे पास, जिस तरह हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इसका क्या मतलब है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये देखें,
ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास दो स्लिट है। इसमें से अगर यहाँ हम तो पार्ट डिफरेंस सेम है तो इधर हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। ओके। और अगर सपोज करें जिसी कैसे भी मर्जी करके हमारे पास इधर हमारे पास जैसे मैं इधर भी हमारे पास सपोज कर रहे हैं R1 R2 हमारे पास सेम है, तो इधर भी हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब ये कैसे होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस स्मॉल है, यहाँ से लेकर डिस्टेंस R2 वो लार्ज है। अब इस केस में कोई मैं आपको फिर एक बनाता हूँ, ये देखिए। सपोज करें हमारे पास 1 2 3 4 और 5, यानी कि इधर इसमें हमारे पास 5 वेवलेंथ है। एक, दो, तीन, चार, सॉरी गलत हो गया। ये मेरे पास क्या है, क्रस्ट तरफ एक क्रस्ट, और यानी कि हमारे पास ये हमारे पास टू टू लैम्डा है हमारे पास। और इधर से जो हमारे पास वेवलेंथ जाएगी, समझाने का मतलब है कि अगर हमारे पास स्लिट 1S में से और स्लिट 2S2 में से अगर वेवलेंथ में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा का डिफरेंस आ रहा है, जिस तरह हमारे पास जो S2 है ये लार्ज है S1 से। ये मुझसे सही बात नहीं है, आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा कि हमारे पास सपोज करें S2 स्लिट की जो वेवलेंथ है वो S स्लिट 1 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, या लैम्डा ज़्यादा है, या 2 लैम्डा ज़्यादा है, या 3 लैम्डा ज़्यादा है, तो इस केस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। ओके, तो यही बताया गया है। ये देखें, इधर अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और पार्ट डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस का ये पास फार्मूला आ गया। ओके हो गया। तो आगे हम इसको मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये देखें, हमारे पास फार मिनिमा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जानते हैं कि इधर इसी को ले लेते हैं। ये देखें, इधर हम मैंने क्या कहा कि अगर S1 और S2 के दरमियान S2 ग्रेटर है S1 से तो 2 3 4 लैम्डा को होना चाहिए। और अगर S2 S2 ही ग्रेटर है S1 से, लेकिन कितना ग्रेटर है, वो है लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2। तो इस केस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है। इधर हमने पावर डिफरेंस की वैल्यू पुट की तो इसके हमारे पास वाई की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग का क्या मतलब होता है कि सपोज करें मेरे पास ये वन क्या नाम लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव है, ये मेरे पास 1 डिस्ट्रक्टिव है, ये 2 कंस्ट्रक्टिव है, ये 2 डिस्ट्रक्टिव है, ये 3 कंस्ट्रक्टिव है, ये 3 डिस्ट्रक्टिव है। यानी कि कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दरमियान जो फासला होता है उसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, या कहते हैं विद ऑफ फ्रिंजेस फ्रिंजेस। ओके, तो या फिर अगर हम डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के दरमियान फासला निकालना चाहेंगे तो ये हमारे पास जो क्या होती है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग या विद द फ्रिंज। ओके, तो ये देखिए हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, इसको हमने 2D नेगेटिव 1D से शो किया। ब्राइट फ्रिंज यानी कि ये देखें, इधर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज क्या है, कंस्ट्रक्टिव पर हमारे पास इधर कंस्ट्रक्टिव पर हमारे पास क्या है, ब्राइट फ्रिंज होती है। तो ब्राइट फ्रिंज को कैसे मालूम करेंगे, दो डिस्ट्रक्टिव के दरमियान। देखें, हमने 2D में से -1D किया तो हमारे पास ये 2D की वैल्यू ये है, वाई 1D की वैल्यू ये है। अब ये वैल्यू कैसी है, इधर हम 2 पुट करें, इधर 2 पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर इधर n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसमें उसको हल किया तो मेरे पास ये आ गया। ओके हो गया।
इसी तरह हम डिस्ट्रक्टिव, जो हमारे पास अगर हम चाह रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस डिस्ट्रक्टिव को देखना चाहें तो हम ये कंस्ट्रक्टिव लेंगे और ये कंस्ट्रक्टिव लेंगे, तो इसके दरमियान जो हमारे पास फासला होगा, यानी कि हमारे पास टू, ये है टू कंस्ट्रक्टिव, ओके वन है, टू में से वन को, ये देखें, ये हमारे पास सपोज करें वन ब्राइट है, ये वन डार्क है, ये टू ब्राइट है, ये टू डार्क है, ये थ्री ब्राइट है, ये थ्री डार्क है, ब्राइट है थ्री डार्क है। यानी ब्राइट को हम कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, डार्क को हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो अगर हम निकालना चाह रहे हैं डी के दरमियान डिस्ट्रक्टिव को, तो हमारे पास टू बी में से, यानी टू कंस्ट्रक्टिव में से वन कंस्ट्रक्टिव माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये वैल्यू कैसी आई, इस वैल्यू की, यहाँ ये टू है हमारे पास, टू की वैल्यू को इसमें पुट करें, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव का फार्मूला आया था, इसमें पुट करें टू की वैल्यू को, तो हमारे पास आएगा, अगर थ्री या थ्री की वैल्यू थ्री या फोर फाइव जो भी पुट करना चाहें तो वो आप पूरी इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक पॉइंट है इधर, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विद इफ वी यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो तब हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हमारे पास बन रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बन रहे हैं, इनके दरमियान जो फासला होगा वो इक्वल होगा, तब जब हम मोनोक्रेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे, ये देख हमने प्रूव अभी अभी किया है। ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये वैल्यू आई है, और ये देखें हमारे पास ब्राइटनेस के लिए, तो यहाँ के कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास वैल्यू सेम आई है, लैम्डा डी ओवर डी स्मॉल डी, लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज के दरमियान जो फासला होगा वो इक्वल ही रहेगा।